गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके इस क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट की। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम को अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो हम इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, और किसी भी देश का नेशनल इनकम उस देश के पर कैपिटा इनकम को डिटरमाइन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। नेशनल इनकम बेसिकली है क्या? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हैं, एक है फैक्टर इनकम और दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट। फैक्टर इनकम की अगर बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जो होते हैं इनका प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, इनको हायर करता है वो हाउस होल्ड से, और इनका इस्तेमाल करके वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे फैक्टर इनकम की अगर हम बात करें तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम एक तरीके से रिवार्ड है। इट्स ए रिवार्ड फॉर सर्विसेज। ओके, सर्विसेज जो होते हैं वो हाउस होल्ड से आते हैं, बिकॉज हाउस होल्ड आर नोन एज द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट है और एक ट्रांसफर इनकम का कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स एन अर्न्ड इनकम, इसको हम अर्न्ड इनकम भी कहते हैं, ठीक है। और ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले मिलता है। लैंड के बदले रेंट मिलता है। लेबर को यहाँ पे वेजेस की अगर हम बात करें, लेबर को वेजेस या सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। वहीं अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं तो ट्रांसफर इनकम होता है इनकम फॉर फ्री। ऐसी कोई भी इनकम जो हमने कमाई नहीं है लेकिन हमें मिली, जैसे चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, उसके बाद आपका आप कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, प्लस रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से लोग अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांसफर इनकम? बिकॉज दे आर अनअर्न्ड इनकम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिलेटरल, वन साइडेड, ठीक है। तो इनके कई नाम हैं। इनको हम कभी भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि वी आर कंसिडरिंग ओनली फैक्टर इनकम, ऐसी इनकम जिसके बदले सर्विसेज रेंडर्ड हैं, जिसको हमने कमाया है। बाकी किसी इनकम को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पहला तो कॉन्सेप्ट मिला फैक्टर इनकम का। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारे बुक का है वो है नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक सिटीजन और एक रेसिडेंट, ये दो अलग कॉन्सेप्ट को आपको जानने की जरूरत है। बोथ आर हैविंग द डिफरेंट मीनिंग। सिटीजन इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट, हेंस इट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउिंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। जैसे नागरिक, नागरिकता जो होती है ये सरकार देती है हमें। हम जहां पे पैदा होते हैं ये बाई बर्थ कॉन्सेप्ट होता है, हम उस देश के नागरिक कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम रेसिडेंटशिप की बात करें तो रेसिडेंटशिप इज बेसिकली एंड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन। कोई व्यक्ति किस तरीके की आर्थिक गतिविधियां कर रहा है उसके आधार पे हम उसको रेसिडेंट के मतलब स्टेटस से हम उसको देखते हैं। अगर हम यहाँ पे रेसिडेंट को डिफाइन करें तो रेसिडेंट क्या है? अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स, अस्थायी रूप से, यहाँ पे वर्ड है ऑर्डिनरली रिसाइड्स, अस्थायी रूप से इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉर्मल रेसिडेंट। कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अगर रह रहा है तो वो रेसिडेंट है, लेकिन अगर उसका टेन्योर 1 साल से ज्यादा हो गया
तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। देखिए, रेसिडेंट और नॉर्मल रेसिडेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंट का मतलब कि कोई व्यक्ति जो अस्थायी रूप से आपके देश में रह रहा हो, अगर वही व्यक्ति 1 साल से ऊपर आपके देश में रह गया तो वो नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएगा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसी कंट्री में लाई कर रहा हो। अब यहां पे ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, इसमें 2 चीजें आपने देखी। पहला कि जो रेसिडेंट है वो रह रहा है और लोकेट कर रहा है उस कंट्री के इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, और दूसरी चीज द रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है भाई? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, कमाएगा, खर्चा करेगा, ठीक है, और उसको कहीं और भेजना होगा तो वो भेजेगा या बचा के रखेगा। अब यहां पे हमें क्या मिला? इन रिगार्ड ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रेसिडेंट फॉलोइंग इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी केप्ट इन द माइंड। अगर हम जब बात करते हैं रेसिडेंट की तो हम क्या देखते हैं? सिटीजन एंड रेसिडेंट आर डिफरेंट बट दिस डज नॉट मीन्स दैट अ सिटीजन इज नॉट अ रेसिडेंट। देखिए, सिटीजन और रेसिडेंट दोनों अलग होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो सिटीजन है वो रेसिडेंट नहीं हो सकता। एंड अ रेसिडेंट इज नॉट अ सिटीजन। सिटीजन रेसिडेंट भी हो सकता है और रेसिडेंट भी सिटीजन हो सकता है। अ पर्सन कैन बी सिटीजन एज वेल एज रेसिडेंट बट it is not necessary that a citizen of a country is necessarily the resident of that country. A person can be citizen of one country and at the same time a resident of another country. For example, अगर हम बात करें NRI, a NRI is a citizen of India but a resident of a country in which he lives, like America, US, America, UK, Saudi Arabia, whatsoever, जहां पे भी वो रह रहा है। दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है? सम टाइम द टर्म रेसिडेंट इज कंफ्यूज्ड विद द नेशनल्स ऑफ द कंट्री बट द टर्म रेसिडेंट इंक्लूड बोथ नेशनल्स एज वेल एज नॉन नेशनल्स। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। रेसिडेंट में हम उन लोगों को भी इंक्लूड करते हैं जो हमारे देश के हैं और जो हमारे देश में नहीं भी हैं। द प्राइमरी रिक्विजिट, जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? द पर्सन कंसर्न्ड शुड रिसाइड इन द कंट्री फॉर 1 year or more than 1 year but less than 5 years and his economic interest should lies in that country. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंग्लैंड फॉर अ बिजनेस। वो एक व्यक्ति है जो इंग्लैंड में रहता है बिजनेस के लिए एंड हैविंग एन इंडियन पासपोर्ट एंड इंडियन सिटीजनशिप इज अ नॉन नेशनल फॉर इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के लिए नॉन नेशनल होगा एंड नेशनल फॉर इंडिया बट he will be treated as a resident of England and not that of India. Hence, the income of an Indian citizen living in England for more than 1 year would be included in the national income of England because he is a resident of England and thus it would not from the part of national income of India because इट इज द इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में बात आ गई कि अगर कोई व्यक्ति भले ही भारत का नागरिक है लेकिन वो दूसरे देश में अगर 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो वो वहां के नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा, ना कि हमारे देश के नेशनल इनकम में। इज इट क्लियर? उसके बाद इंडियन सिटीजन वर्किंग इन द ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय लेवल की होती हैं जिनका ऑफिस हर जगह होता है, जैसे कि हम बात करें वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO, UNO की अगर हम बात करें, लोकेटेड इन इंडिया आर टू बी ट्रीटेड एज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट द फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन द ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके फॉरेन सिटीजन्स हैं जो काम कर रहे हैं इन इंडिया विल नॉट बी ट्रीटेड एज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए WHO का एक ऑफिस इंडिया में दिल्ली में है और वहां पे अमेरिका के कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, तो दे आर नॉट कंसिडर एज द इंडियन सिटीजन। ओके, हेंस द इनकम ऑफ एन इंडियन सिटीजन वर्किंग आइदर इन द ऑफिस ऑफ वर्ल्ड बैंक और इन अमेरिकन एम्बेसी लोकेटेड इन द वर्ल्ड वुड बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। Is it clear? So normally all individual living within the domestic territory of a country are resident of the country except the following, who are foreign visitors and travelers, sport persons, business tours, study tours, medical treatment, recreation, holidays के लिए जो लोग आते हैं, ये सबको हम इसमें नहीं रखते हैं क्योंकि इनका टेन्योर 1 साल से कम है। Then border workers,
बॉर्डर वर्कर्स मतलब जो देश की सीमाओं पे काम करते हैं, फौजी हो गए, ठीक है ना, जो एक देश से दूसरे देश में आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार। देन ऑफिशियल्स, अधिकारी जो होते हैं, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, employee of international organization who are not the citizen of the country in which the office are located। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि इंडिया में WHO का ऑफिस है और वहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट कंसिडर एज द सिटीजन बट दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री इफ दे वर्क फॉर मोर देन 1 ईयर। लेकिन वो उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे अगर वो 1 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। उसके बाद क्रू मेंबर्स की अगर हम बात करें, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कॉमर्शियल ट्रैवलर्स जो व्यापार के पर्पज से आते हैं, एंड सीजनल वर्कर्स जो एक सीजन में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि गर्मी के सीजन में कुछ आए, अपना जो वुलन वगैरह का काम करते हैं या कोई बिजनेस को लेके हुआ है, एंड मेडिकल पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स जो आते हैं, दे ऑल आर नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ नॉन रेसिडेंट। ओके, समझ में बात आ गई, या नॉर्मल रेसिडेंट में इसको ट्रीट नहीं किया जाता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है, डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जानते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, आपने पढ़ा होगा कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है हमारे देश की। अब ये पॉलिटिकल बाउंड्री क्या होती है? पॉलिटिकल बाउंड्री की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इट्स अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, जो भारत के द्वारा, जो उस देश के द्वारा चिन्हित है, जिसको पॉइंट आउट किया गया कि यस दिस इज द बॉर्डर, ओके, विद इन विच, जहां तक पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहां पे लोग, कोई सामान और कोई मशीनरी आसानी से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। जैसे आप हैं, आपको अपने देश में अगर कहीं भी बिजनेस शुरू करना है, कहीं भी घूमना है, तो आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाते हो तो यू नीड अ पासपोर्ट, यू नीड अ वीजा, ओके। फॉर दिस we learn that the main criteria of definition of economic territory is freedom of circulation of person। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मुझे मिली, freedom of circulation of person, goods and capital, those part of political frontier of the country where the country's government does not enjoy this freedom, जहां पे हमारी सरकार या हमारे लोग ये फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, that is not included in the economic territory, okay। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डज नॉट एंजॉय फ्रीडम ऑफ फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड विद इन इंडिया। अब जैसे मान लीजिए भारत में, यहाँ पे एम्बेसी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। जिस देशों के साथ हमारे अच्छे ट्रेड रिलेशंस होते हैं या हमारे बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, उनके ऑफिसेज हमारे देश में होते हैं, और उस ऑफिसेज में वहां के अधिकारी लोग होते हैं, वहां के लोग होते हैं, एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल टेरिटरी। जैसे ऐसे समझिए कि भारत में अगर अमेरिका की एम्बेसी है तो अमेरिका का वो डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा, भारत के अंदर नहीं होगा, ठीक है। अगर उसी तरह अमेरिका में भारत की एम्बेसी होगी तो वो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट्स में आएगी, इंडिया के कॉन्सेप्ट्स में नहीं आएगी। इज इट क्लियर? So these foreign embassies are not treated as the part of economic territory of India because they are in India but they are not belongs to India. They are belongs to UK or USA or Japan or China, whatsoever the country. इसी तरह suppose German embassy in India is not a part of economic territory of Germany. Similarly, the Indian embassy in Germany is not a part of economic territory of India. Okay. For this, we include the economic territory of a country is not simply a political frontier. ये केवल political frontier की बात यहाँ पे नहीं होती है। Economic territory is bigger than the political frontier. Apart from political frontier, it includes some of the other components. What are the components? Political frontier of the country including territorial water and air space. International water जो समुद्र है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सेक्टर है, तो अंतरराष्ट्रीय वाटर जो होता है मींस ओशियंस, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। इसीलिए आप देखते होंगे हर देश अपनी एक, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये नेवी है, तो नेवी क्या करती है, इंटरनेशनल वाटर्स में हमारे देश की जो सीमा है उसकी रक्षा करती है। इन सेम वे एयरफोर्स की अगर हम बात करें, एयरफोर्स क्या करता है, हवा में जो हमारे सीमा है वहां पे ये रक्षा करता है। देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट operated by the residents, for example aircraft operating under Air India,
services between different countries are treated as the economic territory of India. Then fishing vessels, oil and natural gas rings operated by the residents in the international water or other areas over which the country enjoy the exclusive right. अगर हमने सपोज श्रीलंका में इंटरनेशनल वाटर में हमने फिशिंग वेसल्स लगा दिया और वहां की सरकार ने हमें अनुमति दे दी है, या हमारे पास उसको यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट है, या उनके कानून के अधिकार से हम वहां पे यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है. और नेक्स्ट है एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन द अदर कंट्री. जैसे एग्जांपल हम करें कि इंडियन एम्बेसी इन यूएसए या रशिया या जापान और इन एनी अदर कंट्री, जहां पे भी है, इट्स अ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. उसी प्रकार जो रशिया जापान की एम्बेसी भारत में है, इट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रशिया और जापान, नॉट इंडिया. Okay student, so these are some important concept which you must go through again and again because बोर्ड में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ओके आप मेरे इस वीडियो प्लस ऑडियो को बार बार सुनिए, आप अपने बुक्स को प्रीफर करिए और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए.